नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम इन्फोग्राफी में देखेंगे कि अभी नई न्यूज जो आई है, अफगानिस्तान में सभी 70 पॉलिटिकल पार्टियां बैन हो चुकी हैं, है ना। अब ये बैन क्यों हुई हैं, क्या कारण है, इसी के बारे में हम लोग पूरा चर्चा जानेंगे। तालिबान बोला है, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का है ना, शासन है। तालिबान क्या बोला है, ये शरिया के खिलाफ हैं। कौन? ये पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं। क्या इस्लाम में राजनीति करने की मनाही है, ये इस चीजों को भी हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, मुस्लिमों के लिए बना शरिया कानूनी उनके जीवन का आधार होता है। इस कानून में पॉलिटिकल पार्टीज का कोई वजूद नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान में राजनीतिक दलों के संचालन के लिए शरिया आधार नहीं हो सकता है ना। ये किनके बोल हैं? अब क्या 16 अगस्त को अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, कौन? मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अब्दुल हकीम सरेई ने ये बयान दिया है। तालिबान के मुताबिक राजनीतिक दलों की वजह से विभाजन की क्षमता बढ़ती है, विभाजन की भावना बढ़ती है, जो किसी देश के विकास के लिए सही नहीं है ना। 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के 2 साल पूरे हो गए हैं। इसके एक दिन बाद ही तालिबान ने वहां के 70 राजनीतिक दलों को बैन कर दिया है ना। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे कि शरिया कानून क्या है ना। अरबी में शरिया का मतलब रास्ता होता है। शरिया कोई लिखित नियमों की किताब नहीं है जिसके आधार पर कोर्ट में निर्णय लिया जा सके। ये नैतिक सिद्धांत है जो कि मुस्लिमों को अल्लाह की मर्जी के अनुसार जीने की राह दिखाते हैं। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी, पारिवारिक, धार्मिक और पैसों से जुड़े दिशा निर्देश होते हैं, है ना। शरिया के प्रावधान मूल रूप से कुरान और हदीस से उठाए गए हैं। अब कुरान क्या है? इस्लाम की सर्वोच्च किताब है जो अल्लाह के संदेशों का संकलन है ना। हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद की बातों का संग्रह है जो उन्होंने अपने सहयोगियों से कही थी, है ना। आ गई बात समझ में? अब देखते हैं कुरान, हदीस, इस्लामिक स्कॉलर्स और समुदाय की आम राय के आधार पर शरिया चलता है। हदीस का संकलन अलग-अलग समूहों ने किया है। इस्लामिक स्कॉलर्स के नजरिए में भी फर्क हो सकता है, इसलिए किसी देश में शरिया कानून कहीं बेहद सख्त और कहीं कुछ नरम होते हैं। इस्लाम में प्रमुख रूप से 4 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं जिसे मसलक कहते हैं। कौन कौन से? हनबली, एक शरिया के मसलक कौन कौन है? हनबली, हनफी, सैफी, जाफरी। अब देखिए ये जो वर्ड का जो मैप है, इस मैप में जो ज्यादा ग्रीन है वहाँ हनबली है ना। और जो थोड़ा सा हल्का ग्रीन है वहाँ क्या है? हनफी है। और जो ब्लू कलर का है वहाँ क्या है? सैफी है। और जो हल्का ऑरेंज है वो क्या है? जाफरी है। और इंडिया में क्या है? हनफी है। अब चलते हैं हनबली, हनफी, सैफी और जाफरी क्या है ना। हनबली ये सबसे रूढ़िवादी विचारधारा है, तो है ना, ये सबसे रूढ़िवादी विचारधारा है। इसमें वहाबी और सलाफी शाखाएं निकलती हैं। सऊदी अरब और तालिबान इसे ही अपनाते हैं, और सऊदी अरब और तालिबान इसे ही क्या करते हैं? अपनाते हैं। हनफी ये सबसे उदारवादी और तर्कों पर आधारित विचारधारा है। सेंट्रल एशिया, इजिप्ट, जो कौन से? सेंट्रल एशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, भारत, चीन और तुर्की के सुन्नी मुस्लिम इसे अपनाते हैं, है ना। अब आज देखते हैं सैफी। सैफी क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, दारुसलाम और यमन में अपनाई जाती है। अब जाफरी मुख्य रूप से शिया बहुल ईरान में अपनाई जाती है। कितने? शिया बहुल ईरान में। ये चीजें हैं, ये है। अब देखते हैं इस्लाम धर्म में राजनीति के जिक्र को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, है? तो अलग अलग रिसर्च के हवाले से जानते हैं कि इस्लाम में राजनीति का जिक्र कब हुआ था। यूएन के पूर्व अधिकारी एडवर्ड मोर्टिमर की किताब, कौन सी? एडवर्ड मोर्टिमर की किताब फेथ एंड द पावर पॉलिटिक्स ऑफ इस्लाम में दावा है कि किताब के पेज 37 में बताया गया है कि मोहम्मद के बनाए गए या चुने हुए उत्तराधिकारियों के समय से ही इस्लाम में राजनीति की शुरुआत हुई है।
सुन्नी इस्लाम में खलीफा और शिया इस्लाम में इमाम जैसे दो पद इसके उदाहरण हैं। अब क्या है, डेनमार्क यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में जर्मन स्कॉलर फ्रिट्ज स्टेपर्ट का दावा है कि इस्लाम में राजनीति की शुरुआत 622 ईस्वी में माना जाती है, जब पैगंबर मक्का से मदीना पहुंचे थे। मदीना पहुंचने के बाद पैगंबर ने कई आदिवासी समूहों के बीच हो रही लड़ाइयों को खत्म कराकर सुलह कराई थी। अब कहते हैं, मदीना की राज व्यवस्था को नए और संगठित तरीके से शुरू किया गया। इसमें इस्लामिक देशों के लिए धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था और उसके नए पैमाने तय किए गए हैं। इसका उल्लेख कुरान के सूरा में और मदीना के कानून में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम में राजनीति की शुरुआत इसी समय से हुई है। अब क्या है, शरिया और दुनिया। दुनिया के 16 देश शरिया कानून चलाते हैं। कौन कौन से हैं? मिस्र, इराक, बहरीन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर, यूएई, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, यमन, सऊदी अरब, सूडान, नाइजीरिया। इतने देश 16 देश हैं जो कि शरिया कानून पर चलते हैं, है ना। अब देखते हैं, शरिया कानून वाले ज्यादातर देशों में पॉलिटिकल सिस्टम 3 तरह से लागू होते हैं। फर्स्ट क्या है, डुअल लीगल सिस्टम। सरकार पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष रहती है, लेकिन मुस्लिमों को अपने पारिवारिक और फाइनेंशियल मामले शरिया अदालतों में ले जाने का सिस्टम होता है। इन देशों में कई राजनीतिक दल होते हैं और सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, जैसे नाइजीरिया, केन्या। सेकंड क्या है, अल्लाह के अधीन सरकार। इन देशों का ऑफिशियल धर्म इस्लाम होता है। सभी कानूनों का सोर्स शरिया होता है। इस तरह के ज्यादातर देशों में राजशाही है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यमन और यूएई जैसे देश इसके उदाहरण हैं। पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम देश होने के बावजूद यहाँ की सरकार और कानून सेकुलर होते हैं। ऐसे देशों में सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है। अजरबैजान, ताजिकिस्तान, सोमालिया और सेनेगल जैसे देश इसके उदाहरण हैं। शरिया कानून वाले 2 बड़े देश जहाँ राजनीतिक पार्टी और लोकतंत्र हैं, क्या है, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने खुद को 1945 में डचों से आज़ादी की घोषणा कर दी। पूरी तरह से आज़ादी पाने के लिए उन्हें अगले 5 साल तक संघर्ष करना पड़ा। इंडोनेशियन नेशनल पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 1927 में सुकार्नो नाम के शख्स ने इस पार्टी की नींव रखी थी। सुकार्नो 1945 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। आज़ादी के बाद से यहाँ न्याय व्यवस्था में शरिया कानून लागू है। इसके बावजूद यहाँ करीब 50 राजनीतिक दल हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के बाद सरकार बनाते हैं। 1928 में सेकंड क्या है, 1928 में मिस्र के एक स्कूली शिक्षक हसन अल बन्ना ने मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पार्टी का मुख्य मकसद इस्लामी शरिया कानून के जरिए सरकार की स्थापना और दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। मिस्र से लेकर दुनिया भर में मुस्लिम ब्रदरहुड को न सिर्फ सफल राजनीतिक पार्टी बल्कि एक सफल इस्लामिक ग्रुप के तौर पर भी जाना जाता है। इससे साफ होता है कि मिस्र में शरिया कानून लागू है और वहाँ राजनीतिक दल भी एक्टिव है। मुस्लिम देश कितने फीसदी लोग, ये जो मुस्लिम देश जो हैं, कितने फीसदी लोग शरिया को ऑफिशियल कानून बनाना चाहते हैं? 72% लोग हैं जो इंडोनेशिया में हैं और 86 मलेशिया, 91 इराक, 86 नाइजीरिया, 84 पाकिस्तान, नाइजर है वो, है ना, 89 अफगानिस्तान, 74 मिस्र, 82 बांग्लादेश में। अब क्या है, अफगानिस्तान में 53% लोगों की चाहत राजनीति पर पूरी तरह हो धार्मिक गुरुओं का कंट्रोल, है ना। क्या है, अफगानिस्तान में 53% लोगों की चाहत राजनीति पर पूरी तरह हो धार्मिक गुरुओं का कंट्रोल। देश के लोग जो राष्ट्रपति पर धर्म गुरुओं का कंट्रोल चाहते हैं, कौन कौन से? 30% इंडोनेशिया, 41% मलेशिया, 24% इराक, 27% पाकिस्तान, 53% अफगानिस्तान, 28% मिस्र, 25% बांग्लादेश। अब देखते हैं हर देश में शरिया अलग अलग क्यों है। इस्लाम में 4 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं। ये चारों अपने हिसाब से कुरान और सुन्नतों के अलग अलग व्याख्या करते हैं। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में शरिया कानून भी अलग अलग है।
शरिया कानून में भी अलग अलग नियमों की बजाय स्थानीय रीति रिवाज हैं। इनके आधार पर भी शरिया कानून में सजा और अन्य अपराध तय होते हैं। शरिया में पीनल कोड भी है, यह तब भी लागू हो सकता है जब पूरा सिस्टम ही इस्लामिक हो। इसका एक उदाहरण ईरान है। जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ शरिया निजी मामलों में भी लागू होता है, जैसे भारत में है। जैसे अब देखते हैं तालिबान और उसके संगठन नेता। अब ये क्या है, ये कौन से हैं? लीडर अमीर अल मोमिनीन, ये कौन है? मौलवी हिब्बुल्लाह अंकुजादा, है ना। राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों की टॉप अथॉरिटी 2016 में कमान संभाली थी। इन्होंने कमान संभाली थी। अब इसके बाद इनके 3 डिप्टी सीएम हैं। फर्स्ट कौन है? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। कौन है? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो किस पोस्ट में है? राजनीतिक मामलों का मुखिया और तालिबान को फाउंडर, है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? डिप्टी सीएम है मुल्ला मोहम्मद याकूब। ये कौन है? मिलिट्री ऑपरेशन का कमांडर और तालिबान का फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा, है ना। कौन है? मुल्ला उमर के बेटे हैं, है ना। अब सिराजुद्दीन हक्कानी, ये थर्ड नंबर के हैं नेता, है ना। राजनीतिक तालिबान नेता और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया, है ना। इसके बाद लीडरशिप काउंसिल, रहबरी सूरा या क्वेटा सूरा, इसमें 26 सदस्य हैं। ये तालिबान की सबसे बड़ी और फैसले लेने वाली पावरफुल अथॉरिटी है। ये पाकिस्तान के क्वेटा शहर से ऑपरेट होती है, इसलिए इसे क्वेटा सूरा भी कहते हैं। कमीशन, तालिबान की कैबिनेट मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक समेत 16 विभाग हैं। ये तालिबान की कैबिनेट की तरह काम करती है। गवर्नर और कमांडर, हर राज्य में तालिबान का एक गवर्नर और कमांडर होता है। दोनों पदों पर नियुक्त मिलिट्री कमीशन करता है। अब देखते हैं सीनियर जज। एक सीनियर जज का पद होता है। इस पद पर मुल्ला अब्दुल हकीम काबिज है, जिनके वो शुरू में मैं आपको बोल बताया था, है ना। तो ये रहा, अब ये लेक्चर समाप्त हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।